5 अक्टूबर 1985 के दिन अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर के नेशनल फॉरेस्ट में दो हाइकर्स ने देखा कि एक लट्ठे के नीचे एक पुतला या कोई मृत जानवर फंसा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने उसे पास जाकर देखा तो पता चला कि वो एक सोने की पायल पहने हुई लड़की का शव है जो छिछले पानी में दबा हुआ था और उसके सिर के ऊपर लगभग 45 किलो का एक लट्ठा मौजूद था। उसे गंभीर रूप से पीटा गया था और उसके बालों के गुच्छे काट दिए गए थे जो कि अपराध स्थल पर चारों तरफ बिखरे हुए थे। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और कटे हुए बालों की लटें उथली खाड़ी के किनारों पर बिखरी हुई थी। उसकी आंखें काली हो गई थी और उसके दांत टूटे हुए थे। उसकी एक बाली पास में पाई गई जो कि उसके कान से खींच दी गई थी। जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और केवल 8 इंच पानी में डूबने से उसकी मौत का फैसला सुनाया। उसके शरीर पर मिले आभूषणों से पुलिस को विश्वास हो गया कि हत्या डकैती से प्रेरित नहीं थी। उन्होंने पास में उसका पर्स पाया जिसमें उसकी छात्र आईडी थी जिसमें मिशेल एविला नाम लिखा था। ये एक क्रूर हत्या थी और खाड़ी के किनारों पर बालों के गुच्छों ने पुलिस को बताया कि ये एक बहुत ही व्यक्तिगत हत्या है और उसके सिर पर रखे गए 45 किलो के लट्ठे ने उन्हें बताया कि ये संभवतः एक से अधिक व्यक्ति का काम है। जांचकर्ताओं को अपराध स्थल के पास सिगरेट के टुकड़े और एक बियर की बोतल मिली जिसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। मिशेल की हत्या 3 दिन पहले शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच की गई थी और यौन उत्पीड़न का भी कोई सबूत नहीं था। उसकी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में कोई दवा या अल्कोहल नहीं पाया गया था। मिशेल के साथ ऐसा आखिर कौन कर सकता था? इस केस को सुलझाने में पुलिस को कितना समय लगा और क्या मिशेल को न्याय मिल सका? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और इसी तरह की ट्रू क्राइम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिशेल अविला या मिस्सी का जन्म 8 फरवरी 1968 को हुआ था। वो आर्लेटा लॉस एंजलिस में पली बड़ी। वो अपनी माँ और 3 भाइयों के साथ रहती थी और अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों केरेन सेवर्सन और लॉरा डॉयल के साथ सैन फर्नांडो हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो हल्के भूरे बालों और हरी आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की थी और बहुत लोकप्रिय थी। वो ज्यादातर समय अपने दोस्तों के समूह के साथ घूमती थी। पुलिस को पता चला कि 2 दिन पहले मिस्सी की मां आयरीन और उसकी दोस्त लॉरा डॉयल ने उसके लापता होने की सूचना दी थी। 2 अक्टूबर को मिस्सी अपनी मां के साथ घर पर थी जब लॉरा वहां आई और मिस्सी की मां से मिस्सी को अपने साथ लॉस एंजलिस के नेशनल फॉरेस्ट में आने के लिए पूछा, जो किशोरों के लिए एक लोकप्रिय पार्टी स्थल है, विशेष रूप से कोलरी कैनियन नामक स्थान। मिस्सी की मां ने कहा कि वो और लॉरा खुश दिख रहे थे और एक साथ हंस रहे थे। मिस्सी बहुत अच्छे मूड में थी और उसके साथ जाने के लिए उत्साहित थी। मिस्सी ने जाने का फैसला किया और उसकी मां ने उससे 8 बजे के पहले घर आने के लिए कहा। आखिरी बात जो मिस्सी ने आयरीन से कही थी वो थी आई लव यू मॉम। कई घंटे बीत गए जिसके बाद शाम 6 बजे मिस्सी के घर फोन की घंटी बजी जो कि लॉरा का फोन था। लॉरा ने मिस्सी से बात करने के लिए फोन किया था लेकिन आयरीन भ्रमित थी क्योंकि मिस्सी अभी तक घर नहीं आई थी और उसने सोचा कि वो लॉरा के साथ है। लॉरा ने कहा कि उसने मिस्सी को पार्क में छोड़ दिया था। आयरीन को चिंता नहीं थी क्योंकि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन रात 8 बजे तक भी मिस्सी घर नहीं आई और उसने फोन भी नहीं किया था। जिसके बाद आयरीन चिंतित होने लगी। उसने मिस्सी के दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया और पूरी रात उसके घर आने का इंतजार करती रही। अगले दिन आयरीन 18 वर्षीय लॉरा डॉयल के साथ गई और पुलिस को मिस्सी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आयरीन और लॉरा से बयान लिया। लॉरा ने कहा कि वो ब्रेनफोर्ड पार्क गए थे और उसे अपनी कार के लिए गैस लेने जाना था, इसलिए वो चली गई। मिस्सी वहां पार्किंग में थी और नीले कैमेरो कार के सामने झुककर 2 लड़कों से बात कर रही थी। मिस्सी ने लॉरा को बताया कि वो लड़के उसके दोस्त थे और वो उनके साथ रुककर बात करना चाहती थी, इसलिए लॉरा गैस लेने अकेले चली गई। लॉरा दोनों लड़कों के बारे में अस्पष्ट थी और उसने कहा कि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। आयरीन ने पुलिस को बताया कि उसने मिस्सी को गलत लोगों के साथ घूमने के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन मिस्सी ने उसकी बात नहीं मानी। जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। 2 दिन बाद 5 अक्टूबर 1985 को पुलिस ये खबर देने के लिए अविला के घर लौटी कि उन्हें मिस्सी का शव मिला है। जिसके बाद पुलिस ने उस नीले रंग की कार वाले दोनों लड़कों की तलाश शुरू कर दी। मिस्सी की दोस्त करेन सेवर्सन के साथ लॉरा डॉयल और एक अन्य दोस्त टेमी टेरियो मिस्सी की हत्या से बहुत आहत हुए और उन्होंने आयरीन की हर संभव मदद करने की कसम खाई और ये पता लगाने का वादा किया कि मिस्सी के साथ ऐसा किसने किया। लेकिन असली कहानी तो कुछ और थी।
मिस्सी और करेन तब से सबसे अच्छे दोस्त थे जब वो 8 साल के थे और हाई स्कूल में प्रवेश करते ही लड़कियां अलग होने लगी। मिस्सी बहुत सुंदर थी और उसके बहुत लंबे बाल थे जो उसे पसंद थे और वो अपने साथियों के बीच काफी लोकप्रिय और पसंद की जाने वाली लड़की थी। करेन और लोरा को मिस्सी से जलन होने लगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और लड़के उसे पसंद करते थे। मिस्सी के हाई स्कूल के सेकेंड ईयर के दौरान एक अफवाह फैलने लगी। इस अफवाह में दावा किया गया कि मिस्सी कई लड़कों के साथ सो रही थी जिनमें से सभी की गर्लफ्रेंड थी। इस अफवाह के कारण लड़कियों के एक समूह ने मिस्सी को स्कूल के बाहर बहुत बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद जैसे ही वो घर पहुंची तो उसके माता पिता ने हमले की सरगना सोनिया बोन नामक लड़की के खिलाफ आरोप लगाए। मिस्सी को सोनिया के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए 8 अक्टूबर 1985 को अदालत में पेश होना था, लेकिन दुख की बात है कि वो अदालत में कभी नहीं आ सकी। इससे पहले सितंबर में मिस्सी का करेन और लोरा दोनों के साथ उसी अफवाह के कारण झगड़ा हो गया था जो 1 साल पहले फैली थी। मिस्सी पर लड़कियों के बॉयफ्रेंड के साथ सोने का आरोप लगाया था, लेकिन इस बार जिन 2 लड़कियों की बात हो रही थी वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, करेन और लोरा। संदर्भ के लिए, मिस्सी ने अपने जूनियर वर्ष की शुरुआत में रेंडी नाम के एक लड़के के साथ डेटिंग शुरू की। दोनों ने करीब 1 महीने तक ही डेटिंग की, जिसके बाद मिस्सी ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो रेंडी के लगातार पार्टी करने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ब्रेकअप के कुछ ही समय बाद करेन और रेंडी ने डेटिंग शुरू कर दी और लगभग 1 महीने बाद एक साथ रहने लगे। हालांकि रेंडी पूरी तरह से मिस्सी को नहीं भूल पाया था और करेन ने उसे एक दिन मिस्सी के साथ छेड़खानी करते हुए देख लिया था। मिस्सी ने रेंडी को मना कर दिया और उससे कहा कि उसे उनके रिश्ते को फिर से शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस्सी एक अच्छी दोस्त बनने की कोशिश कर रही थी। उसने करेन से कहा कि उसे एक बेहतर बॉयफ्रेंड खोजने की कोशिश करने के लिए रिश्ते को खत्म करने पर विचार करना चाहिए। इससे करेन वास्तव में क्रोधित हो गई, इसलिए उसने और लोरा ने एक बार फिर अफवाहें फैलाई और अपने पड़ोस में एक पार्क में मिस्सी का सामना करने का फैसला किया। मिस्सी ने उनसे विनती करने की कोशिश की और उन्हें बताया कि वो कभी भी उन दोनों में से किसी को भी इस तरह धोखा नहीं देगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि करेन को मिस्सी पर चिल्लाते हुए और उसे बियर की टूटी बोतल से धमकाते हुए, उसे जमीन पर धकेलते हुए और थप्पड़ मारते हुए देखा गया था। ये बातचीत उनकी हत्या से 10 दिन पहले की थी। इसके कुछ ही समय बाद लोरा ने मिस्सी से संपर्क किया और उन दोनों ने सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी दोस्ती जारी रखने का फैसला किया। हालांकि करेन अभी भी उससे बच रही थी। 1 अक्टूबर को करेन ने मिस्सी से संपर्क किया और उन दोनों के बीच हुई हर बात के लिए उससे ईमानदारी से माफी मांगी। ये मिस्सी के लिए बहुत मायने रखता था क्योंकि वो वास्तव में अपने दोस्तों को याद करती थी और तीनों ने उसी दिन बाद में स्टोनहर्ट्स पार्क में घूमने की योजना बनाई। मिस्सी ने अपने माँ को बताया कि उसने इन दोस्तों के साथ घूमने की योजना बनाई है। उसकी माँ ने उससे कहा कि वो जा सकती है, लेकिन उसे रात 8 बजे पहले अपने घर वापस आना होगा। इसलिए मिस्सी बाहर गई और लोरा द्वारा उसे लेने का इंतजार करने लगी। लोरा द्वारा उसे लेने के बाद लड़कियां स्टोनहर्ट्स पार्क की ओर जाने से पहले कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही, जहां उन्होंने कार पार्क की और करेन के आने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बीत गए और करेन अपनी दूसरी दोस्त इवा के साथ अपनी कार से पार्किंग स्थल पर आ गई और यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। जब करेन पार्किंग स्थल में आई तो वो लोरा की कार के बेहद करीब आ गई। उसने खिड़की नीचे कर दी और लोरा पर चिल्लाने लगी। लोरा ने भी अपनी कार की खिड़की नीचे की और करेन पर चिल्लाने लगी। मिस्सी और इवा दोनों हैरान होकर वो सब देखती रही। वो दोनों अपने दोस्तों को एक दूसरे पर गंदी बातें चिल्लाते हुए देख रही थी। मिस्सी को पता नहीं था कि वो किस बारे में लड़ रहे थे। इसके बाद करेन पीछे हटती है और अपनी कार से पार्किंग स्थल से बाहर निकल जाती है और लोरा उसका पीछा करने लगती है। लगातार 45 मिनट तक शहर के उत्तर में और पहाड़ों में लापरवाही से गाड़ी चलाती है। वो दोनों लड़कियां बहुत गुस्से में गाड़ी चला रही थी और मिस्सी और इवा दोनों को शांत होने के लिए विनती कर रही थी, जिसके बाद वो एक विशाल जंगल की ओर चले गए। लोरा और करेन अपनी कारों से बाहर निकले और एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए। मिस्सी कार से बाहर निकली ताकि वो कोशिश कर सके और अपने दोस्तों को लड़ना बंद कर सके, लेकिन जैसे ही वो कार से बाहर निकली, करेन और लोरा दोनों अचानक से लड़ना बंद कर देती है और सीधे मिस्सी की ओर देखती है और मिस्सी पर हमला कर देती है। वो दोनों मिस्सी के इतने करीब आ गए कि मिस्सी कार में नहीं चढ़ सकी, जिसके बाद करेन मिस्सी पर हंसी और उसे बताया कि वो और लोरा वास्तव में नहीं लड़ रहे थे। वो एक दूसरे से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, लेकिन वो मिस्सी से नाराज थे। उन्होंने उससे कहा कि ये सब कुछ उसे जंगल में लाने की एक चाल थी ताकि वो उसका सामना कर सके और उसे सबक सिखा सके। उन्होंने मिस्सी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने ही सारी अफवाहें फैलाई क्योंकि वो जानते थे कि वो उनके बॉयफ्रेंड के साथ सो रही थी।
मिस्सी ने उनसे विनती करने की कोशिश की, उन्हें फिर से बताया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वो कभी किसी के साथ नहीं सोई, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। जब मिस्सी कार में जाने लगी तो दोनों लड़कियों ने उसे पकड़ लिया, उसे कार से दूर धकेल दिया और जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी की ओर ले गए। मिस्सी अन्य लड़कियों की तुलना में बहुत पतली थी। वो केवल 4 फुट 10 इंच और 43 किलो की थी, जबकि करेन 5 फुट 2 इंच और 90 किलो से अधिक की थी और लोरा 5 फुट 6 इंच और 61 किलो की थी। मिस्सी सचमुच इन 2 लड़कियों के खिलाफ अपना बचाव नहीं कर सकी, जबकि वो लगातार उसे रास्ते पर आगे चलने के लिए धक्का दे रहे थे। दूसरी ओर इवा, जो पूरे विवाद के दौरान कार में थी, अंततः कार से बाहर निकली और उन तीनों के पीछे चलने लगी। इवा जंगल में लड़कियों द्वारा किए गए किसी भी काम में शामिल नहीं थी और उसे ये भी नहीं पता था कि शुरुआत में उसे साथ क्यों लाया गया था। जब वो चारों गहरे जंगल में चले गए तो लोरा रुकी और मिस्सी पर फिर से हमला किया, जो कि रो रही थी और डरी हुई थी। जिसके बाद लोरा ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। जैसे ही उसने मुक्का मारना शुरू किया, करेन भी उसमें शामिल हो गई और कुछ ही सेकंड में मिस्सी जमीन पर गिर गई। अब उसे पीटा जा रहा था, मुक्का मारा जा रहा था और कुचला जा रहा था। जब वो रुके, लोरा ने चाकू निकाला, मिस्सी को बालों से पकड़ लिया और उसके बालों के टुकड़े काटना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि मिस्सी को अपने खूबसूरत लंबे बाल कितने पसंद हैं। करेन बालों की कटाई में शामिल होना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसके पास चाकू नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथों से बालों को तोड़ना शुरू कर दिया। इवा वहीं खड़ी ये सब होते हुए देख रही थी। ये सब करने के बाद उन्होंने मिस्सी के हाथों को उसकी पीठ के पीछे बांध दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। उनसे लगभग 10 फीट की दूरी पर एक नदी थी और लोरा नदी की धारा में चली गई और मिस्सी की तरफ देखते हुए पानी में अपने हाथ चलाने लगी। उसने मिस्सी को एक मुस्कुराहट दी और उसे ताना देना शुरू कर दिया और उसे अपने साथ पानी में आने के लिए कहा। जब मिस्सी वहां से नहीं हिली तो करेन ने उसे पकड़ लिया, खड़ा किया, उसे नदी की ओर धकेला और नीचे पानी में गिरा दिया। क्योंकि उसकी बाहें उसकी पीठ के पीछे बंधी थी, इसलिए उसके पास गिरने से बचने में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसका चेहरा सीधे पानी में गिर जाता है। जिसके बाद लोरा और करेन उसे पकड़ लेते हैं और पानी में डुबाने की कोशिश करते हैं। तभी इवा वापस पगडंडी की ओर भाग जाती है। आगे जाकर इवा को एहसास हुआ कि दोनों कारें लॉक है और वो मदद पाने की कोशिश करने के लिए बहुत दूर थी, इसलिए वो अनिच्छा से रास्ते पर वापस चलने लगी, जब तक कि उसे एक भयानक चीख नहीं सुनाई दी। इवा ने चलना बंद कर दिया। वो पलट गई और वापस कारों की ओर भागी और वहां जाकर जमीन पर बैठ गई और लड़कियों के लौटने के लिए 1 घंटे तक इंतजार किया। आखिरकार उसने लोरा और करेन को भीगती हुई हालत में मुस्कुराते हुए और हंसते हुए देखा, लेकिन मिस्सी उनके साथ नहीं थी। लोरा और करेन ने मिस्सी के शरीर को 8 इंच पानी में पकड़ रखा था और इवा ने जो चीख सुनी वो तब हुई जब मिस्सी अपना सिर पानी के ऊपर लाने में सक्षम थी। उसके चिल्लाने के तुरंत बाद करेन ने उसका सिर पकड़ लिया और उसे वापस पानी में धकेल दिया। जब लड़कियों को पता चला कि मिस्सी मौत के कगार पर है तो उन्होंने उसे पानी में ही छोड़ दिया, जिसके बाद वो एक विशाल लट्ठे की ओर भागे और उसे उसके सिर पर गिरा दिया। फिर लड़कियां जंगल से निकल गई, इवा के साथ अपनी कारों में बैठ गई और घर चली गई। 3 दिन बाद पैदल यात्रियों के एक समूह को मिस्सी का शव मिला और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें जहां मिस्सी मिली थी उसके पास सिगरेट के टुकड़े और बियर की खाली बोतलें मिली। लड़कियों ने मिस्सी के माता पिता और पुलिस को बताया कि गायब होने से पहले मिस्सी 2 लोगों के साथ गई थी जो नीले कैमरो कार में थे, जिससे अपराध स्थल के आसपास की बेतरतीब चीजें और अधिक मायने रखती है। इस झूठ के कारण पुलिस को उन 2 नीले कैमरो कार वाले लोगों की तलाश में लगना पड़ा, जिनका पूरे 3 साल तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस पूरे मामले में एक परेशान करने वाली बात यह है कि करेन लंबे समय तक मिस्सी के परिवार के साथ रही, उसके परिवार के प्रति अपना समर्थन और सहानुभूति दिखाती रही और हत्यारों को पकड़ने में मदद करने की पूरी कोशिश करती रही, जबकि वास्तव में वो बस ये चाहती थी कि वो इस जांच पर कड़ी नजर रख सके और जितना संभव हो सके पुलिस को उसकी निगरानी से दूर रखने का प्रयास कर सके। ये लड़की कई रातों तक मिस्सी के बिस्तर पर सोई और उसके परिवार के साथ रात का खाना खाया। इस बीच वो उन लड़कियों में से एक थी जिसने मिस्सी की जान ले ली। ये बहुत ही दुखद बात थी, जिसके पूरे 3 साल बाद आखिरकार इवा सामने आई और उसने पुलिस को सब कुछ बताया। उसने उन अफवाहों के बारे में बताया जो मिस्सी के बारे में उड़ाई गई थी। उसने उनके बीच हुई अनबन, सारा गुस्सा और ईर्ष्या और फिर हत्या के बारे में हर विवरण जिसके बारे में वो जानती थी, सब कुछ पुलिस को बताया। इवा को सामने आने में इतना समय लगने का कारण ये था कि उन 2 लड़कियों ने उसे जो कुछ भी देखा उसके बारे में एक शब्द भी न कहने की धमकी दी थी, जिससे इवा डर गई थी और उसने सोचा कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वो दोनों उसे भी मार डालेंगी।
जिसके बाद पुलिस ने कैरेन और लॉरा दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उन्हें 15 साल की जेल की सजा सुनाई। कैरेन को 2012 में दिसंबर में पेरोल मिल गई और लॉरा को 2011 में दिसंबर में पेरोल मिल गई। 2014 में कैरेन डॉक्टर फील्ड शो में दिखाई गई, जहां उसे अपने किए पर बहुत कम या कोई भी पछतावा नहीं दिखा। उसने इसके लिए कभी भी माफ़ी नहीं मांगी और वो अभी भी गुस्से में थी और आहत थी कि उसे कभी माफ़ी नहीं मिल सकी। तो ये अब वयस्क जिसने 30 साल पहले एक निर्दोष किशोर लड़की की हत्या कर दी थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिससे वो प्यार करती थी, उसके मन में अभी भी मिस्सी के प्रति गुस्सा है। उसने ये भी नहीं कहा कि उसे खेद है उस चीज़ के लिए जो उसने किया था। इसके अलावा कैरेन सेवर्सन ने जो कुछ भी किया उससे लाभ कमाने की कोशिश की। उसने हत्या और अपने जेल जीवन के बारे में एक संस्मरण लिखने का प्रयास किया, लेकिन उसकी किताब बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसने जाहिर तौर पर इस पर एक फिल्म बनाने का सौदा भी किया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मिस्सी के परिवार ने 2015 में उस पर मुकदमा दायर किया और कैलिफोर्निया राज्य ने मिस्सी लॉ नामक एक कानून भी पारित किया, जिसके तहत अपराधियों को प्रकाशित कार्य लिखने में मदद करने वाले लोगों को पहले पीड़ित के परिवारों से संपर्क करने की आवश्यकता होती है। कहानी पर अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इसी तरह की ट्रू क्राइम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।